बुलाते हैं अभी हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार एंड शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोयल सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोयल फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों बहुत बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गुलामी में जी रहे हैं। उनके आजू बाजू जो परिस्थिति होती है, उनके परिवार को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनको बच्चों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनके माँ बाप को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं होती। लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये सब हो रहा है गुलामी की वजह से। अगर थोड़ी सी सूझबूझ जितनी भी उन्होंने पढ़ाई की है अगर उससे वो देखे तो उनको बिल्कुल समझ में आ जाए कि ये सब कुछ जो हो रहा है क्योंकि हम गुलामी में जी रहे हैं। जो चीजें बेसिक हमें चाहिए वो नहीं मिल रहे क्योंकि हम गुलामी में जी रहे हैं। लेकिन इसकी आदत पड़ जाती है और लोग फिर उसको ऐसे ही अडॉप्ट कर लेते कि यही सिस्टम है, बस इसके साथ ही मुझे अभी जीना है। और सालों साल फिर ऐसे ही कुछ लोग जीते रहते। लेकिन ये बात कुछ लोगों की नहीं होती, बहुत बार तो पूरा समाज, पूरी दोस्तों हमारा देश, हमारा एक विशाल महान देश, इस देश को हजारों माइल हजारों किलोमीटर से दूर एक छोटे से देश से कुछ लोग आते हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी बड़े विशाल महान देश को गुलाम बनाती है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ किया। इससे बहुत कुछ ऐसे सबक सीख हमें मिलने वाली है, मिल सकती है। बहुत जरूरी है कि इसको पढ़ना। अभी हमारा भारत देश हमेशा दुनिया का बहुत अमीर ऐसा देश था। दुनिया के लिए 30% से 40% जो जीडीपी थी, जो संपत्ति थी, जो इनकम था, वो हमारा भारत देश बना रहा था। कोई भी देश, यानी भारत देश सबसे अमीर था, उसका कारण था व्यापार। और वैसे ही आज भी अगर कोई भी देश बहुत ज्यादा अमीर है, वहां में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अमीर है, उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सोई सुविधाएं है, तो इसका एक ही कारण है, वो होता है बिजनेस। हजारों सालों तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। इतना अमीर था कि जिसकी वजह से लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और फिर इतने सारे इतने अमीर देश के साथ कुछ हमारा कुछ फायदा हो, इसकी कोशिश ऑलमोस्ट हर देश के हर लोग चाहते थे। कितने सारे लोग चाहते थे कि भारत के साथ कुछ व्यवहार करें, काम करें और इसका फायदा हमारे लिए हो। भारत में अगर आपको याद होगा तो एक एंशियंट रूट था दुनिया में, जो चीन से निकल के भारत से होके यूरोप में जाता था, जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिसकी वजह से कम्युनिकेशन, बिजनेस, व्यापार, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन बहुत जो रूट जिस बिजनेस के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता था वो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब कुछ उसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला रूट था जलमार्ग। और दोस्तों आज भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस मार्ग से होता है वो जल मार्ग ही है। उस दिन भारत के तट पे जितने भी बंदरगाह थे, जितने भी पोर्ट थे, वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। भारत के पूर्व तट ये कोरोमंडल तट करके पूरी दुनिया में मशहूर था। भारत का पश्चिमी तट ये मलबार तट करके पूरी दुनिया में मशहूर था। और ये दोनों ही तट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए जाने जाते थे। इतने लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, बिजनेस करने के लिए यहाँ बस जाते थे कि दुनिया के सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटन सिटीज यानी शहर, ऐसे शहर जहां दुनिया के अलग अलग वंशज के लोग रहते हैं, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अभी ये कैसे शहर है कि जहां अलग 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 वंश के अलग अलग लोग, बोली भाषा के लोग रहते हैं। वैसे हजारों साल पहले भारत में हुआ करते थे। दुनिया के जितने भी विश्वविद्यालय थे वो सब भारत में थे। हमारे लोग इस बिजनेस में, व्यापार में इतने एक्सपर्ट थे, इतने एक्सपर्ट थे कि शिप बिल्डिंग में
हम नंबर 1 थे। पूरी दुनिया में 40% से ज्यादा जितने बड़े बड़े जहाज बनाते थे वो भारतीय बनाते थे। इनफैक्ट भारत इतने ज्यादा एक्सपर्ट और एडवांस थे इस चीजों में, शिप बिल्डिंग में, कि कई सारे यूरोप में, अफ्रीका में, बाकी के देशों में जब शिप बिल्डिंग करनी होती थी तो हमारे लोग वहां जाते थे और उनके लिए बड़े बड़े शिप्स, जहाज ऐसे बनाते थे। तो एक तो तरीका था भारत के साथ उससे अपना फायदा करा लेने का, वो था व्यापार। और ऑलमोस्ट हर Recording खैबर in और गोलन progress. खींड या पास, इससे नॉर्थ ईस्ट हमें पता है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 राज्य है, भूटान है, नेपाल है और पीछे उनके चीन है। वैसे नॉर्थ वेस्ट से ये सभी लोग आते थे और वहां 2 खिंड थी, खैबर खिंड, बोलन खिंड, जो अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इस यहां से लोग आते थे। पहले आए आर्यन, उसके बाद आए पर्शियन, उसके बाद सिकंदर आया, उसके बाद मंगोल आए, उसके बाद मुगल्स आए। बहुत सारे लोग तो यहाँ आए और यहाँ बस गए जैसे हम जानते हैं। लेकिन बाकी के सभी लोगों ने फिर अपने खुद के फायदा, संपत्ति कैसे कर सकते हैं, कैसे इतना अमीर जो देश है उससे अपना फायदा कैसे उठा सकते हैं, उसका काम किया और चले गए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अभी अंग्रेजों ने किस तरीके से अपना काम किया, किस तरह से इस देश को गुलाम बनाया, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी इन्होंने क्या किया, ये जब आए थे तब एक ऐसा ग्रेट, ऐसा नेशनल नेतृत्व वो नहीं था हमारे देश। ये आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा तो अपने आपस में लड़ रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई के साथ लड़ रहा है और उसका ही उन्होंने फायदा लिया। उन्होंने क्या किया कि एक भाई को फिर उन्होंने मदद की, एक राजा को मदद की और उसको बोला तू उसके साथ लड़, हम तुझे गद्दी पे बिठाएंगे, और वैसे काम किया। तो उन्होंने एक राजा, एक छोटे राजा की मदद करके उसको गद्दी पे बिठाया, या एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ मदद करके उसको गद्दी पे बिठाया, और बाद में उसे बोला कि अभी तेरे सिक्योरिटी का, इस राज्य के जो सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी वो हमारी होगी, हम उसकी सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन बदले में आप हमें अपनी जो जमीन है उसकी लगान वसूल करने का हमें आप अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए। तो बस ये जो तख्त पे बैठा था, सिंहासन पे बैठा था, ये तो उनकी कठपुतली ही होता था। वैसे तो ये जो बोलते वो करते थे। तो वैसे हुआ, पर एक राज्य हुआ, दूसरा राज्य हुआ, तीसरा राज्य हुआ, और बाद में क्या करते थे, बाद में तो उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि राजाओं को वो बोलने लगे कि देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो हम आपकी सिक्योरिटी सब संभाल लेते हैं, आप हमें ये पूरा जो है आपके जो खेती वगैरह होती है, जमीन जो है उसके लगान वसूल करने का आप हमें अधिकार दो, अगर नहीं तो आप हमसे युद्ध करो। और ये युद्ध, कोई राजा अगर नहीं मानता तो युद्ध करते थे। लेकिन युद्ध कैसे करते थे? तो युद्ध के लिए उनकी सेना में थोड़े से लोग सिर्फ अंग्रेज होते थे, बाकी के पूरे जो सैनिक, बाकी की पूरी जो सेना होती थी, वो जिनके साथ उन्होंने काम किया है, वो पूरे सेना, भारतीयों की सेना वो लेके उनके साथ लड़ते थे। यानी ये सिक्योरिटी के साथ जिसे उन्होंने शुरुआत करते थे, उसके बाद सब कुछ चीजें इनके हाथ में होता था, सब कंट्रोल इनके हाथ में होता था। वो सिर्फ बताने के लिए सिर्फ राजा, शहंशाह कोई तो वहां सिंहासन तक पे बैठा होता था, अदरवाइज पूरा राज्य का कंट्रोल इनके हाथ में होता था। और जैसे जैसे राजाओं के साथ उन्होंने काम किया, उनको पूरी सेना उनके अंडर हो गई और उन्होंने इस तरह से अपने आप को आगे आगे बढ़ाया। और ये सब जब चल रहा था तो जो कौम जनता थी, जो आम लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि ये इस तरह से ऐसा सब खो रहा है। उनको वो राजा दिख रहा था, उनको वो ब्रिटिश भी दिख रहे थे, उनको लग रहा था कि ये सब ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के साथ तो अभी हमें जीना होगा। इनफैक्ट अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये पूरे सभी ऐसे निशाने मिटा दिए कि जिससे हमें पता चलता कि हम कितने महान थे। लोगों को, यहाँ की जनता को यह पता नहीं चलना चाहिए कि भारत कितना महान देश था, भारत कितना महान
विशाल ऐसी इकोनॉमी थी और हम लोग आए थे भिखारी बन के, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये अंग्रेजों ने इसके लिए सब कुछ जो चीज थे, जो ऐसी चीजें दर्शाती कि हमारा इतिहास दर्शाती कि हम किसके वंशज है, ये दर्शाती, वो उन्होंने मिटा देने की कोशिश की। सब कुछ, यहां तक के किले, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ हो या कोई भी किले हो, अच्छे अच्छे मंदिर हो, सब उन्होंने वो तोड़ के रख दिया। इनफैक्ट उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा किया इस सभी चीजों में, वो था हमारे ग्रंथालय। लाखों ऋषि मुनि, लाखों जो हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हर सेक्टर में, हर विषय में इतना सारा नॉलेज तैयार करके रखा था। जैसे हम लोग आयुर्वेदा देखते हैं, वैसे हर सेक्टर में वो नॉलेज था। और वो सब कुछ जो लिखा हुआ था, वो सब हमारा नॉलेज, ज्ञान भंडार इन्होंने जला के खाक कर दिया। ऐसे कहा जाता है कि तक्षशिला की जो लाइब्रेरी थी, जो ग्रंथालय था, वो 3 महीने तक जल रहा था। ऐसे किया इन लोगों ने, ताकि लोगों को पता ही नहीं चले, लोगों को सिर्फ लगे कि ब्रिटिश है हमारे माए बाप है, बस उनकी वजह से हम लोग जी रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने परसेप्शन पूरे भारत में तैयार किया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर राजा आसानी से मानते थे। बहुत सारे राजा थे कि जो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए बहुत ही एकनिष्ठ थे और उनसे मुकाबला भी करते थे। और ऐसे इनिशियल बहुत एक अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है, वो है अलागुमुथु कोन, तमिलनाडु के वो एक राजा थे। और हम जिसे पहला स्वतंत्र युद्ध कहते हैं 1857, उसके 100 साल पहले ये लोग ये राजा थे। और जब अंग्रेज ऐसा प्रपोजल लेके चले गए कि हम आपकी सिक्योरिटी संभालते हैं, आप हमें लगान वसूल करने का अधिकार दे दो, अगर नहीं आपको मंजूर तो आप हमसे युद्ध करो। इन राजा ने कहा कि मेरे जो लोग हैं, प्रजा, मैं इनको संभाल सकता हूं, मैं इनका ख्याल रख सकता हूं, आपकी जरूरत नहीं बिल्कुल, और कोई हक नहीं बनता आपको लगान वसूल करने की। और इन्होंने युद्ध किया और अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया। और ये अंग्रेज चले गए। उन्होंने सभी राजाओं की जो अपनी जो फौज थी, अपने ही भारतीय लोग, अपने ही इंडियंस, उनको ही जमा किया, उनकी ही बड़ी सेना की, और फिर से यहां आ गए। और इतनी बड़ी सेना थी जिसमें यूरोपियंस, उनके खुद के लोग बहुत कम थे, सब हमारे ही लोग थे। उनके साथ ही उन्होंने फिर बहुत बड़ा युद्ध किया और बाद में इनको हराया। अभी इनको जब हराया था, अब इनको तोफ के सामने मुंह पे बांध दिया था। अभी अंग्रेजों की जो सेना थी, उसके जो सेनापति थे वो भारतीय थे। उन्होंने कहा अंग्रेजों को कि इनको मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हार चुके हैं, तो इसके बाद वो लगान देना चालू कर देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी अगले क्षण आपकी मौत हो सकती है। फिर भी ये महान राजा दिखी, उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हमारे लोगों के साथ, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं नहीं बताऊंगा लोगों को कि आप लगान दो करके। और फिर अगले क्षण उनकी मृत्यु हो गई। तो इतने महान ऐसे एग्जाम्पल हमारे इतिहास में थे। और दोस्तों, सिर्फ ऐसे राजा ही नहीं, बाद में बहुत सारे अलग अलग समाज से, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग तरह के लोग थे, जिनको पता चल रहा था कि हमारा देश किस तरह से लूट रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किस तरह से उसको लूट रही है, कैसे ये बाहर के लोग हमारे ऊपर किस तरह से गुलामी कर रहे हैं। तो हर ऐसे कई सारे क्रांतिकारक थे, कई सारे वीर थे, शूर थे, हुतात्मा थे, जिन्होंने अपने इस देश के लिए, इस आजादी के लिए सब कुछ दांव पे लगाए थे, समर्पण किया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया। और लेकिन ये कुछ हो रहा था, ये कैसे हो रहा था, अलग अलग जगह पे हो रहा था। कोई उड़ीसा में कर रहा था, कोई पंजाब में कर रहा था, बंगाल में कर रहा था, साउथ में कर रहा था, गुजरात में कर रहा था। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ये सब कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज बहुत आसानी से इनको मिटा दे रहे थे, बहुत आसानी से इनको इस ये जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसको खत्म कर देते थे। और ऐसे में एंट्री हुई मोहनदास करमचंद गांधी जी की। 1915 में इनकी एंट्री हो गई। इन्होंने क्या किया बेसिकली, यानी जिसकी वजह से पूरी जो चीज है वो चेंज हो गई। तो उन्होंने एक मंच का, एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया। उस राष्ट्रीय मंच का, जिस राष्ट्रीय मंच पे सभी लोग इकट्ठा आ जाए और इन शैतानों के साथ या इन अंग्रेजों के गुलामी इनके साथ हम फिर मुकाबला करें। और जब हम लोग एक हो जाए ना दोस्तों, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और बस यही किया गांधी जी ने हम सबको एक किया, और जिसकी वजह से हमने दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल ऐसी जो आर्मी थी उसको हराया। कैसे हराया? क्योंकि उस टाइम तो ऐसा था कि हम गुलामी में थे, सब कुछ उनके हाथ में था। फिर भी कैसे हराया? हम तो कुछ भी नहीं वैसे टेक्निकली कर सकते थे, लेकिन सिर्फ
एक ही चीज था, वो था असहकार। अंग्रेजों ने जो कुछ किया था इतने इतने सालों तक, सैकड़ों सालों तक, कैसे किया? वो किया था सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। हमारे भारतीय लोग थे। देखो, आप किसी राजा को हराने की बात हो, वही भी अपनी सेना लेके गए, जिस सेना में हम लोग ही ज्यादा थे। वहां से लेके अगर कोई जालियनवाला बाग हत्याकांड भी हुआ तो हमारे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने वाले भी हमारे ही लोग थे, ऑर्डर से पेश दे रहे थे। उसके बाद अगर कोई क्रांतिकारी, कोई हुतात्मा, कोई स्वतंत्र सेनानी अगर कुछ कर रहा है तो उसको मिटा देने के लिए भी कौन लोग थे? हमारे ही लोग थे। हमारे लोगों की वजह से इन अंग्रेजों ने बाहर जाके भी दूसरे देशों को भी गुलाम बनाया। हमारे लोगों की वजह से, हमारे लोगों का उपयोग करके उन्होंने विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2 में हिस्सा लिया और वो काम किया जो किया करना था। ये सब कुछ हो रहा था हमारे लोगों की वजह से। और सिर्फ हम लोग अगर एक हो गए और सिर्फ बोले कि नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे ना। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अंग्रेज, ब्रिटिश या कोई भी कुछ नहीं कर पाए। उनके उनके सामने फिर कोई भी ऑप्शन नहीं था देश छोड़ने का। और ऑफ कोर्स जाते जाते उन्होंने जो किया वो किया, इस देश के टुकड़े किए, लेकिन वो हमने करके दिखाया। आज की सिचुएशन आज की सिचुएशन परिस्थिति ऐसी है कि आज हमारे देश में हम एक नहीं 1000 ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलामी में जी रहे हैं, और इसके बारे में हमें पता ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं कि हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं कि जो किसान, जिसके जिसके वजह से, जो कारण था, जो जिसकी वजह से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी अपना भारत देश था, आज वो किस कंडीशन में है। आज अगर किसानों की इतनी खराब कंडीशन है, या हमारे गांव में जितनी बेसिक चीजें होनी चाहिए, हमारे बच्चों के एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, टॉयलेट, पानी, सब कुछ होना चाहिए, ये बेसिक चीजें भी हमें नहीं है, तो इसका कारण क्या है? लोगों को पता ही नहीं कि इसका कारण गुलामी है। ईस्ट इंडिया कंपनी में लोगों को शायद पता नहीं था कि राजा दिख रहा था, अंग्रेज दिख रहे थे, सब उनको लग रही थी यही व्यवस्था है। लेकिन उस व्यवस्था में धीरे 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 करके सबसे ज्यादा अकाल, सबसे ज्यादा जो भुखमरी बाद में अंग्रेजों के टाइम में हुई। वो देश जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, वो इस तरह हो गया। और वैसे ही आज भी लोगों को दिख रहा है कि सब कुछ चल रहा है, सब सरकार बेटा सब कुछ है, लेकिन परिस्थिति इतनी खराब हो रही है। इसका कारण यह है कि हम आज भी 1000, यानी एक नहीं 1000 ईस्ट इंडिया कंपनी यहां मिलके हमें लूट रही है। और जो प्रमुख कारण है, और यह दर्शाती है, ये हम गुलामी में है, ये क्या दर्शाती है? इसका इंडिकेटर क्या है? तो ये इंडिकेटर है। आज की तारीख में हमारे देश में करोड़ों लोग जो रहते हैं, पूरे लोग मिलके जितना इनकम करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं, 1/3, 33% जो इनकम है वो 1% लोगों के पास जा रहा है। 1% लोग, ऊपर के जो 10% लोग हैं उनके पास 2/3, 65% इनकम जा रहा है। 90% लोगों के पास 1/3 इनकम है सिर्फ। 50% जो लोग यहाँ रहते हैं नीचे वाले, उनके 6% भी इनकम नहीं उनके पास। और ये परिस्थिति कैसे, तो पिछले 20 सालों में कैसा ये बढ़ रहा है, मैं आपको आपके सामने रखा है मैंने। ये 20 साल पहले 1% लोगों के पास कितना इनकम था? 33% नहीं, 23% था। पहले 10% लोग थे, उनके पास कितना इनकम जा रहा था? तो 55% जा रहा था। अभी 65 है। और जो नीचे वाले जो 50% लोग थे, उनके पास कितना इनकम जाता था? 8.3। आज कितना जा रहा है? 5.9। तो ये जो धीरे 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 करके जो हमारी लूट हो रही है, इसका कारण ही है कि हम लोग गुलामी में है। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन टू भी 1000। आज की तारीख में अगर आप संपत्ति देखोगे तो संपत्ति क्या है? 1% लोगों के पास भारत की आधे से ज्यादा संपत्ति। 1% लोग, इतनी विषमता दुनिया में नहीं है कहीं। 51.5% इतनी संपत्ति उनके पास है। 60% नीचे वाले जो लोग हैं उनके पास 5% भी संपत्ति नहीं है। सालों साल जिंदगी भर मेहनत करते, लेकिन खुद का घर नहीं हो रहा है हमारा। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है ना दोस्तों, प्रति व्यक्ति भारत का जो इनकम है, भले ही पूरा भारत मिलकर हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो हमारा इनकम है वो दुनिया का जो एवरेज है उससे 6 गुना कम है। दुनिया का एवरेज 6 गुना ज्यादा है हमारा हमसे। पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं मिलके जितना इनकम तैयार करते हैं, वो होता है दुनिया का एवरेज। वो एवरेज हमसे 6 गुना ज्यादा है। और सबसे सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग, जो लोग या जो देश आज दुनिया के
विकसित ऐसे राष्ट्र है जिनका इनकम बहुत ज्यादा है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके पास रिसोर्सेज कितने आप देखिए। अमेरिका अगर नंबर 1 इकोनॉमी है, यूरोप में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते, तो उस यूरोप में, उस अमेरिका में, जापान में कितने रिसोर्सेज हो आप देखिए। कुछ नहीं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कंपैरिजन में उनका इनकम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि धंधा इधर हमारे देश में आके कर रहे हो। भारत एक ऐसा देश है, भारत के पास जितने रिसोर्सेस है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, अमेरिका 3 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास उतनी खेती नहीं है, मिट्टी नहीं जितनी हमारे पास है। ये हिमालय किसके पास नहीं है। ये नदियां जिन्होंने सुजलाम सुफलाम हमें बनाया है, वो किसी के पास नहीं है। यानी अगर रिसोर्सेज देखोगे ना, तो हमारी हैसियत है कि हम सब महल में रहने चाहिए, और भी झोपड़ी में रह रहे, ऐसी परिस्थिति। और ये पर कैपिटा इनकम, 1% लोगों का जो इनकम है ना दोस्तों, 1.5 करोड़ है। और वो 1.5 करोड़ यानी जो अमीर जो देश है उनसे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 1% भी हो गए तो वो कितने हो गए, 1,42,00,000। ये जो आयरलैंड, ये जो लग्जमबर्ग, ये जो सिटीज है, ये जो शहर है, सॉरी, ये जो देश है, जो ज्यादा अमीर लोग वहां रहते हैं, उनसे ज्यादा ये वहां 1 करोड़ भी लोग नहीं रहते, उनसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं, और उनसे ज्यादा अमीर है। हमारे 90% जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनका इनकम साल का 78,000 है। ये एस्टिमेशन है ऑफकोर्स इस साल का, कि यानी महीने का 6,500। और उसमें से भी आधे जो लोग हैं 50,000, उनका इनकम महीने साल का 25,000 है सिर्फ, महीने का 2,000 से थोड़ा सा ज्यादा। तो एक तरफ ऐसी है, दूसरी तरफ भारत, दुनिया के सबसे ज्यादा जो बिलियनर है वो भारत में रहते हैं। भारत का 3रा नंबर है, अमेरिका, बाद में चीन, उसके बाद सबसे ज्यादा जो बिलियनर्स है। बिलियनर किसको कहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास कम से कम 8,000 करोड़ की संपत्ति है। 8,000 करोड़, इतने लोग हैं हमारे पास। और रशिया, जर्मनी, इनके डबल से ज्यादा लोग हमारे पास है। और यही कारण है कि हमारे पास इतना बड़ा लग्जरी कार मार्केट, अभी इतना बड़ा सेक्टर हो गया है। सभी लग्जरी कार्स आपको भारत में दिख देंगे। पिछले साल मर्सिडीज ने एक कार लाई थी, मेबैक 600 जीएलएस करके कार है, अनाउंस किया भारत में कि हम आपको 200 यूनिट देंगे। मर्सिडीज ने सिर्फ अनाउंस किया, जो 100% इंपोर्ट होने वाले थे, अनाउंस किया, एक भी गाड़ी नहीं भेजी, लेकिन वो अनाउंसमेंट के बाद इमीडिएटली वो सोल्ड आउट हो गई। हमारे देश में जो प्रॉपर्टी रेट्स है कुछ, वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। कहां से आते हैं ये 1% लोग, इतना इनकम कैसे जनरेट करते हैं? 1% नहीं, वो 10% लोगों की बात करते हैं हम लोग। वो 10% लोग हैं ना, उनका 14 लाख रुपए इनकम है साल का, प्रति व्यक्ति। तो कहां से आते हैं लोग? तो इनका तरीका, यानी कौन है ये लोग? तो ये सभी लोग बिजनेसमैन। दोस्तों, किसी को भी अगर अमीर अमीर बनना है, किसी इंस्टीट्यूशन को, संस्था को, देश को, व्यक्ति को, तो एक ही तरीका है, बिजनेस, व्यापार। तो ये सभी लोग व्यापार करते हैं, ओके। लेकिन व्यापार करते तो क्यों सिर्फ 1% लोगों का, 10% लोगों को फायदा होता है, 90% लोगों को क्यों नहीं फायदा हो रहा है? किस तरीके का व्यापार कर रही है, क्या एक्चुअली कर रही है? तो ये कर रहे हैं गुलामी। ये कर रहे हैं कि ये जो हमारी 1,000 से ज्यादा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां लूटमार कर रही है या बिजनेस कर रही है, उनका काम, उनके लिए काम करने का काम ये कर रहे हैं। ये 10% लोग बस उनकी सेना है। हमने देखा ना कैसे अंग्रेज खुद नहीं कर रहे थे, हमारे भारतीय थे जो उनको मदद करे। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो इतने सारी जो कंपनियां हैं उनको, उनका माल बेच रही है। ये सभी जो बिजनेसमैन है वो बेसिकली वो एजेंट करके, वेंडर करके, मार्केटिंग पार्टनर करके ही काम करते हैं। कोई अगर बड़ा कॉर्पोरेट हो तो बड़ा कॉर्पोरेट क्या करेगा, किसी बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे उनके लिए बिजनेस पार्टनर का काम करेगा। छोटा बिजनेसमैन क्या करेगा, उनकी फ्रेंचाइजी लेगा, उनका दुकान चलाएगा, बस यही काम चल रहा है। छोटा से छोटा क्या करेगा, मैकडोनल्ड का लेगा या दुकान अपनी खोलेगा। और बड़ा से बड़ा क्या करेगा, तो पूरे देश के लिए कॉफी की दुकान के लिए भी पार्टनर बने, या लग्जरी ब्रांड जो आते हैं उसके लिए पार्टनर बने। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप पढ़ाई कीजिए तो पता चलेगा। हमारे लोग यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। हमारे देश के जो लोग जो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। उनको लगता है कि मैं इतना मेहनत करूं, सब कुछ करूं, सब करूं, और वो चीज मुझे 100 रुपए में पड़ने वाली है। हाँ, यानी मैन्युफैक्चरिंग में इतना पूरा
मेहनत करने के बाद, सर दर्द लेने के बाद कितना रुपए में मिलेगी वो चीज? 100 रुपए में मिलेगी। वही मुझे, मैं अगर चीन से लाता तो मेरे को 100 रुपए में आराम से मिलते मेरे घर पे। और कभी कभी 98 रुपीज में मिलती है, 95 रुपीज में मिलती है, तो मेरे 2 रुपए बचते हैं। तो क्यों मैं ये सब करूं, क्यों इस झंझट में पड़ूं? उनको ये नहीं पता होता कि अगर मैं 100 रुपया उस चीन को आज दे रहा हूं, वो चीन 100 रुपए के 1000 और मैं वही 100 रुपए अगर अपने लोगों को दूं, यहाँ हमारे लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे महिला बचत को दूं, तो वो 100 रुपए भी, यही भी यहाँ वो 1000 रुपए बनेंगे। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई इस पे पड़ता नहीं जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। और इसलिए आज आप देखोगे ना, तो हर तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी, हर तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 आज हर सेक्टर में है। दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन से प्रोडक्ट का होता है? तो वो प्रोडक्ट्स होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इन्हें कहते हैं FMCG। ये वो प्रोडक्ट होते हैं कि जो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बनाते हैं किसी भी देश के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश, कोई भी देश हो। ओके, और ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं? ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हर किसी को लगते हैं, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, कोई भी हो। तो ये सब जो प्रोडक्ट है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करते हैं। और आज अगर ये प्रोडक्ट हम अपने देश के लिए, लोगों के लिए तैयार करें, तो सब कुछ है ना हमारे पास। हमारे पास रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने सारे लोग हैं एक्सपर्ट जो कर सकते हैं, मार्केट है, सब कुछ तो है हमारे पास। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इधर काम कर रही है, तो सिर्फ साबुन लेने के लिए जाइए आप, सिर्फ साबुन। आज भारत में सिर्फ दो कंपनियां जो पूरी साबुन की इंडस्ट्री उन्होंने ऑलमोस्ट मोनोपोली करके रखी है, किसी को करने नहीं देते वो 100% ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे काम कर रही है। आज आप जाएंगे ना साबुन लेने के लिए, तो आपको लगेगा कि मैं कौन सा लूं, मैं लाइफ बॉय लूं, मैं हमाम लूं, मैं रेक्सोना लूं, मैं लक्स लूं, मैं डव लूं, मैं पियर्स लूं, आपको लगे मैं कौन से लूं? ये अलग अलग जो कंपनियां हैं, अलग अलग उसका ऐड आती है, अलग अलग हीरो हीरोइन उसको प्रमोट करते हैं, सब कुछ करता है। लेकिन आपको पता ही नहीं, आप लाइफ बॉय से लेके, डव से लेके, कोई भी साबुन खरीदेंगे, सब पैसा जाने वाला है यूनिलीवर के पास। एक ही कंपनी है इन सब जो ये साबुन बनाती है। इन काम करने का इसका तरीका ऐसा है ना कि ये इतने अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, आपको लगेगा मैं हार्पिक लूं कि लाइजॉल लूं, मैं ये प्रोडक्ट लूं, वो प्रोडक्ट, लेकिन ये सभी कुछ जो, और वो प्रमोट भी ऐसी करती है ना, हार्पिक बेचने के लिए कोई दूसरा हीरो रहेगा, लाइजॉल बेचने के लिए कोई दूसरा हीरो रहेगा, वैनिश के लिए और कोई हीरो रहेगा, और ये सभी लोग अलग अलग तरीके से उनकी एड आती है, अलग अलग तरह के प्रमोशन होता है, ये सब कुछ ऐसे करते हैं। किसी दूसरी कंपनी को अगर खड़ा होना है तो हमें तो उस कंपनी को इन सबसे लड़ना पड़ता है, वो करने नहीं देते। आपने देखा जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी अगर खड़ा हुआ तो सब लोग उसको फिर मिटा देने की कोशिश करते, वैसे करते हैं आज। लेकिन आज क्या करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो उसको पूरी तरह से अपने पास ले लेते हैं। उसका एग्जाम्पल है इंदु लेखा। इंदु लेखा का शैम्पू अच्छा है, 100% आयुर्वेदिक है, भारतीय कंपनी, लेकिन अभी 100% यूनिलीवर की हो चुकी है। आप हार्पिक लो, लाइजॉल लो, वैनिश लो, मॉर्टिन लो, ये सभी रेकिट करके कंपनी है, उसके सब प्रोडक्ट्स हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको दिखाई भी नहीं देती, ये सब कंपनियां, और इसकी इतनी मोनोपोली है, किसी को खड़े ही नहीं होने देती। अगर आप किसी राज्य में कोई काम कर रहे हो, कोई उत्पादन कर रहे हो, तो उसको कुछ फायदा ही नहीं है, ये आराम से आपको बंद करा सकती है। और ये हमारे हीरो, ये हमारे इंस्पिरेशन, जिनको हम लोग अपने इनसे इंस्पायर होते हैं, ये अलग अलग आते हैं और इनको प्रमोट करते हैं, वही वो 1% 10% लोग जो काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो है ही, जो सबसे, और ये जो मैंने अभी बात की, जो सिंपल शैम्पू और बाकी सब चीजों की, ये सबसे ज्यादा जीडीपी का निर्माण करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, ये कंपनियां, यानी ये जो कंपनियां हमने देखी, ये कंपनियां है कि जिसकी वजह से उनके देश अमीर बन रहे हैं, ये माल हमको बेच के उनके देश अमीर बन रहे हैं, जो आराम से हम लोग बना सकते हैं और बहुत बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं, बाकी के भी कौन से भी प्रोडक्ट आप देखो, बाकी के भी सेक्टर अगर आप देखोगे, तो फुटवेयर का सेक्टर, चप्पल शूज का सेक्टर, एक भी इंडियन कंपनी नहीं जो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही। 2 साल पहले की फिगर है, 1,20,00,000 का हमने माल खरीदा, आपके मेरे से जेब से पैसे गए इन लोगों के पास। ये नाइकी, रिबॉक, पुमा, आदिदास जो कुछ रहेगा, आपको लगेगा बाटा हमारी कंपनी है, तो बिल्कुल नहीं।
बाटा स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, एक भी कंपनी नहीं भारत की। और 1,20,000 करोड़ हम लोग अपने अपने जेब से उनको देंगे और वो वहां जाके 12 लाख करोड़ यानी 10 गुना जीडीपी बनाएंगे। कॉस्मेटिक 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, सेक्टर है, 2 लाख करोड़। और उसमें सिंपल सिंपल प्रोडक्ट्स है, ये पाउडर से लेके ये क्रीम होते हैं, मॉइस्चराइजर होते हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सब पेट्रोकेमिकल्स है, सब पेट्रोकेमिकल्स। और दो दो ही कंपनियां इसमें पूरी तरह से इनका मोनोपोली है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इस कॉस्मेटिक्स में, 2 लाख करोड़। अब ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री भारत में आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ की होने वाली है। और ये 2 लाख करोड़ के बन रहे हैं 20 लाख करोड़ वहां उनके देश में। और इसलिए वो विदाउट एनी रिसोर्सेज इतने अमीर हो रहे हैं। वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग ऐसा उद्योग है, ऐसा सेक्टर है कि जिसकी वजह से भारत दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी था। ये वो उद्योग है कि जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारियों ने मिलकर की। ब्रिटेन में जो व्यापारी रह रहे थे उन्होंने एक मिलकर एक एसोसिएशन स्थापन किया। वो रानी के पास गए, उन्होंने बोला कि हमें भारत के साथ व्यापार करने के लिए आप चार्टर दो, यानी वो परमिशन दो, तो कि ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ यही लोग काम करेंगे। और वो थी, फिर उन्होंने उसका नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसमें नंबर 1 जो था ना, वो था वस्त्र उद्योग। उसके बाद भी जो भारत में आने के बाद जो सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने कमाया वो था वस्त्र उद्योग। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन के अंदर कपास तैयार करने वाली खेती अगर किसी के पास है तो भारत के पास है। सबसे ज्यादा किसान यहां काम करते पूरी दुनिया में, किसी के पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है, एक ब्रांड नहीं है। आप जाइए मॉल्स में, दुकान में जाके देखिए कि मेन के लिए, लोगों, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए कौन से ब्रांड से जॉब बेचे जाते हैं। यही है सब जॉब देख रहे हैं, धंधा कर रही है, इतना बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बार तो रुई हमारे से लेते हैं, 1,000 की रुई लिए उसके 25,000 बनाते हैं लोग। और इतना ही नहीं है, इनरवेयर्स, यानी वस्त्र उद्योग में इनरवेयर, यानी ये सब अब रूपा वो सब था ना, वो सब चीजें मैक्रोमैन वगैरह वो नहीं है अभी। जॉकी, वैन हुसैन, अमेरिका के ब्रांड्स। क्या किसी ने सोचा था कि इनरवेयर्स के लिए आप इतने बड़े बड़े शोरूम खोलोगे? इनरवेयर्स, लेकिन सिर्फ इनरवेयर्स नहीं रहता उसमें। आप जरा अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कम से कम 100 अलग अलग तरह के चीजें हैं आपको। रुमाल से लेके टॉवेल, अलग अलग तरह के कैप से लेके सब कुछ मिलेगा आपको जॉकी में। और कितना फास्ट ग्रो कर रही है। आप जब पैसे दे रहे हो तो उनके पास जा रहे हैं ना पैसे। चिप्स, लेज, हर जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, आपको विशाखापट्टनम तक, हर गांव में हर शहर में आपको लेज का 5 रुपए का 10 रुपए का पैकेट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? कौन कर रहे हैं काम? वो 10%। ये 10% लोग जो काम करते हैं ना पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, यहाँ वहां पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना, वो काम कर रहे हैं वो। और हमारी ये परिस्थिति है कि मुझे जो चीज नासिक में अच्छी लगती है, जो चीज खाने की मुझे नासिक में अच्छी लगती है ना, वो मुंबई में नहीं मिलती। जो पुणे में जो मुझे अच्छी चीज लगती है वो 150 किलोमीटर दूर मुंबई में नहीं मिलती। और ये लेस बनाने वाले जो लोग हैं ना, वो अमेरिका में रह रहे हैं। पेप्सी कंपनी है वो, उसका 5 रुपए का पैकेट आपको हर गांव में मिलेगा भारत के। लेकिन हमारे अच्छे प्रोडक्ट, उनसे कई अच्छे गुना प्रोडक्ट ये ऐसे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हमारे नहीं मिलते। ये आज की परिस्थिति है। मैगी 17,000 20,000 करोड़ मैगी बेच रहे हैं वो लोग। कोल्ड ड्रिंक, यानी गांव में आपको पानी की बोतल नहीं मिलेगी लेकिन आपको पेप्सी मिल जाएगा। इतना डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह मिलेगा आपको। और ये जो बाकी के माजा वीजा ये जो ब्रांड है ना, जिसको सेल करने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं करने के लिए, ये सब उनकी कंपनियां है। कोक और पेप्सी, ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इसमें काम कर रही है। किसी को काम करने ही नहीं देती, कोई कर ही नहीं सकता, इस तरह का उनका काम है। मोबाइल फोन्स, चीन हमसे सबसे बड़ा, देखो आप सबको पता है, हम सबको पता है, सबसे ज्यादा कुरापति अगर कोई कर रहा है, दुश्मनी अगर कर रहा है भारत के साथ आज की तारीख में, तो वो चीन है। लेकिन मोबाइल फोन्स, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का यूज भारत में हो रहा है, सबसे ज्यादा कस्टमर भारत में है। नेट में तो हम लोग है ही, लेकिन मोबाइल फोन्स में। और इसमें हमारे देश में आज की तारीख में 73% जो फोन बेचे जा रहे हैं वो चीन बेच रहा है, चीन। ये जियोमी, ओप्पो, विवो, रियलमी, ये सब कुछ चीन के फोन है। इस और एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट भी नहीं, एक बड़ी कॉर्पोरेट, बड़ी कोई कंपनी जो 5,000 10,000 15,000 रुपए का फोन तैयार करे और वो बेचे, कोई एक कंपनी नहीं है। फर्नीचर,
फर्नीचर भी आप देखोगे तो किस तरह के फर्नीचर आ रहे हैं आज, सब पेट्रोकेमिकल के फर्नीचर। आईके जैसी कंपनी आ रही है और इतने को हमारे को, और ये फर्नीचर कैसे, तो आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देंगे तो ये पूरी बुरी तरह से पर्यावरण का हानि करेंगे, नुकसान करेंगे ऐसे फर्नीचर। और वो कैसे आते हैं, तो बॉक्स में आते हैं। आपने सोफा ऑर्डर किया, आपने बेड ऑर्डर किया, फिर भी एक बड़ा बॉक्स आएगा, उसके साथ 2-3 लोग आएंगे, वो खोलेंगे उसको और स्क्रू सही बराबर फटाफट फटाफट वो आपको सोफा तैयार करके देंगे, बेड तैयार करके देंगे। इस तरह के फर्नीचर है ये, और जो इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह से डैमेज करते हैं एनवायरनमेंट। और अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूं, तो आज हमारी परिस्थिति ऐसे, इतनी बुरी तरह से गुलामी में हम लोग गए। किसी माल और दुकान की बात नहीं, लेकिन किसी भी मंडी में किसी भी छोटे से दुकानदार से लेकर रास्ते पे भी आज जो माल बेचा जा रहा है वो चाइना से आ रहा है। चाइना हमें माल बेच रहा है, छोटी छोटी चीजें। दिवाली के हमारे जो दिए हैं ना, वो भी चाइना से आते हैं आजकल 5 रुपए के। ऐसी परिस्थिति हमारी। अभी अगले हफ्ते राखी है, 6,000 करोड़ की ट्रेडिंग होती है। 6,000 करोड़ का जो माल बेचा जाता है, उसमें से 4,000 करोड़ यानी 2/3 4,000 करोड़ की राखियां सिर्फ चीन बेचता है हमको। और हम उसको, आप मैं सब लोग मिलके वो 4,000 करोड़ रुपए किसको दे रहे हैं, चीन को दे रहे हैं। और वो चीन वहां 4,000 करोड़ के 40,000 करोड़ बना रहा है। फेस्टिवल यानी कोई भी आपका फेस्टिवल हो, कोई भी उत्सव हो, ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, कोई भी हो, और ये सब जो आप ला रहे हैं ना, ये सभी चीजें चीन मेड होती है, सभी चीज चाइना से आती है। पहले ऐसा हुआ करता था 20-25 साल पहले। मैंने देखा था धारावी में इतनी सारी चीजें बन रही है, छोटे छोटे लोग अपना इलेक्ट्रिकल कुछ बना रहे हैं। अभी 25 साल पहले सब, तो कुछ भी ऐसा नहीं ना कोई बनाता है। मैंने देखा, मैंने बताया आपको, लोग जाना ही नहीं चाहते उस मैन्युफैक्चरिंग में। सब कुछ चीजें आज चाइना से आ रही है। और इतना ही नहीं, छोटे छोटे वेंडर जो खड़े रह के कुछ माल बेचने की कोशिश करते हैं, अपना पेट पाल रहे हैं आज, वो भी चीन का माल बेच रहे हैं आज। ये रोड सिग्नल पे ये जो गुब्बारे आप देख रहे हैं, ये चीन से आते हैं गुब्बारे भी। इतना तो छोड़िए, ये जो भिखारी है जो सिग्नल पे रोड पे आपको दिखाई देते हैं, आजकल बहुत सारे शहरों में भिखारियों को मना है, तो उन्होंने अलग तरकीब ढूंढ के निकाली है। वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके खड़े होते हैं ताकि कोई फिर उसको उनको तकलीफ ना दे। वो भिखारी आज जो प्रोडक्ट लेके खड़े होते हैं वो भी चीन से आते हैं। आज जैसी परिस्थिति हमारी है। और दोस्तों, जो भी हम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे हम आप मैं मिलके 100 रुपए 50 रुपए खर्च करें, या कोई अमीर वहां जाए मॉल में जाके वहां 1,000-2,000 रुपए खर्च करे, ये सब पैसा आज बाहर जा रहा है। इस सब पैसों से, हमारे पैसों से उनकी इकोनॉमी बन रही है। हम हेल्प कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। और परिस्थिति और खराब है। उन दिनों जब अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तब हवा शुद्ध थी, हवा अच्छी थी, हवा में ऑक्सीजन था। कैंसर चीज की, कोई कैंसर को किसी लोगों को पता नहीं था ऐसा कैंसर वैंसर कुछ होता है करके। ये कुछ पेट्रोकेमिकल्स वगैरह कुछ नहीं था, शुद्ध था सब कुछ। आज परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि ये लोग ना सिर्फ धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन धंधे के नाम पे कुछ भी करते हैं। बिजनेस के नाम पे ये लोग कुछ भी जहर बेचते हैं। आज आप देखोगे तो हमारे किसानों के पास भी जो मैक्सिमम जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हो जाते हैं, कौन सी कंपनियां तैयार करती है, कौन सी कंपनी बेचती, देखिए ना आप जरा। ये सब केमिकल, ये जहर पेट्रोकेमिकल्स आते कहां से है? ये भी कॉस्मेटिक्स आप देखिए, एफएमसीजी, ये सब पेट्रोकेमिकल्स है। ये सब चीजें पेट्रोकेमिकल, और इसकी वजह से आज पर्यावरण का जो हाल है बहुत बुरा बन चुका है। ये इनके जो प्रोडक्शन यूनिट है, ये यहाँ ही है, भारत में ही है। ये रोबोट वगैरह लगा के वो सब तैयार कर रही है हमारा ही रॉ मटेरियल लेके। लेकिन बहुत बार सब कुछ केमिकल होता है और उसका प्रदूषण वो नदियों में डाल रहे हैं, वो जंगल को खराब कर रहे हैं, सब कुछ। और ये चीज आज हमारे सामने है। आज आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज इतना बुरी तरह से फैल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करके एक संस्था स्थापन की, जो 1990 से हर 5 साल अपना रिपोर्ट दे रही है। पिछले साल उन्होंने रिपोर्ट दिया कि पूरी दुनिया के लिए अब ये कोड रेड है, आखिरी चेतावनी है। आईसीयू में हम लोग, ऐसा समझिए आप, पूरे मानव जाति के लिए। लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हम दुनिया के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा गहरा संकट किसको होगा, तो वो भारत को होगा। उन्होंने लिस्ट तैयार की है
भारत 5वें स्थान पे है, पहले 4 एकदम छोटे छोटे बेट है, देश है। भारत के लिए बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो भारत के लिए कोड रेड था। ये जो चेतावनी, ये जो आईसीयू की सिचुएशन है, ये आज उन्होंने 2 साल पहले, पिछले साल लिखा था, आज हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं इसको। इस साल अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, दिल्ली से लेकर राजस्थान से लेकर, सोच भी नहीं सकते ऐसे जगहों में ये सब हो रहा है। ये परिस्थिति, साइंटिस्ट तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में ऐसे ही ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो अभी बारिश में वैसे देखा जाए तो 2 महीने हो गए, 2 महीने बाकी है, 1.5 महीना बाकी है। अभी तक सिर्फ उत्तराखंड में 1100 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुए। पढ़िए, पढ़ाई कीजिए आप, 1100 से ज्यादा सिर्फ उत्तराखंड में। और उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है लोगों का, रास्तों का, टूरिज्म का। आप देखिए, महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव फिर से एक बार, ईर्षावाड़ी करके, ओवरनाइट वो पूरी तरह से मिट गया इस लैंडस्लाइड की वजह से। सैकड़ों लोग उसमें गए। टूरिज्म, अभी हिमालय को लग के जितने भी स्टेट्स है, यानी जम्मू से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के, ये सभी देशों में, ये सभी राज्यों में बहुत बहुत खराब कंडीशन है। टूरिज्म सेक्टर आज की तारीख में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में इन राज्यों में। और ऐसा नहीं कि कोई बड़ा होटल 3 स्टार 5 स्टार होटल गया तो इसका मतलब उसका ही नुकसान होता है। उस एक होटल के ऊपर रहने वाले, पेट पालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हो सकता है किसी गरीब घर का कोई आदमी हो जिसने टैक्सी ली हो, टूरिस्ट टैक्सी, ईएमआई पे, क्या होगा उसका। और ये क्यों हो रहा है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, बच्चा बताएंगे हमको। अगर आपके स्कूल में जो बच्चे हैं ना, वो बताएंगे क्यों होती है लैंडस्लाइड। ये बड़े बड़े जो ये पहाड़ों पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये बहुत रक्षा करते हैं उस मिट्टी की। हम कुछ भी करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, सब कुछ करते, तो आती है मिट्टी नीचे। अगस्त, ये जो महीना चल रहा है, ये अभी तक का दर्ज किया हुआ रिकॉर्ड के ऊपर सबसे ड्राई ऐसा महीना चल रहा है। भारत ने जब से हर महीना कितनी बारिश होती है इसकी जो रिकॉर्ड चालू की है ना, तब से लेके इतिहास में इतना कम बारिश हुआ नहीं अगस्त में जितना इस महीने हो रहा है। कई सारे ऐसे शहर है कि जहां अभी पानी के दिनों, यानी ये सीजन बारिश के दिनों में उसकी पानी की कटौती चल रही हुआ। अगर पीने के पानी की कटौती चल रही है, लोगों को पानी की कटौती चल रही है, तो किसानों का क्या हाल है। यही तो सीजन होता है ना कि जहां हम शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर, क्या उनका हाल है। आज ऐसी परिस्थिति की कई सारे एग्रीकल्चर जो चीजें है ना, वो हम बाहर से मंगा रहे हैं। हम कृषि प्रधान, खेती प्रधान देश है, लेकिन देखो हमारी परिस्थिति क्या, क्यों वो प्याज के ऊपर अभी इतनी ज्यादा ड्यूटी है बना के रखी है, या टमाटर के साथ क्या हुआ। वो इसलिए क्योंकि अभी उत्पादन बहुत कम है, तो हम नहीं लेके जाना चाहते बाहर, इधर रखना चाहते, ऐसा बहुत कुछ है। हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में शक्कर के साथ ऐसा होने वाला है। ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने हो रही है दोस्तों। और ये सब करने वाला जो सबसे बड़ा राक्षस है, दुश्मन है, उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा हम लोग गहरे जा रहे हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, और उस कोल को निकाले, कोयले को निकाल रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्यादा हम लोग एक फॉसिल फ्यूल जो है उसको जला रहे हैं, उसका इंपोर्ट अभी बढ़ रहा है, वो भी स्पेशली रशिया से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। और ऐसे परिस्थिति में हमारा रोल क्या है, जरा समझिए। आप मैं मिलके हम लोग क्या कर रहे हैं, किसके लिए खड़े, ये जरा समझिए दोस्तों। हमारा रोल, ये जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, हमारे जिन्होंने बलिदान किया, ऐसे क्रांतिकारी थे, इन सबसे यानी उतना ही रोल है हमारा। ये व्यवसाय का निर्माण जो हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ काम हम लोग करो, एक्चुअली हम लोग वो काम कर रहे हैं। हमारा जो काम, यानी उससे भी मुझे लगता है कि ज्यादा जिम्मेदारी आज हमारे पास है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने मुल्क को इससे आजाद नहीं कराना है, लेकिन इस पृथ्वी की, इस हमारी धरती माँ की भी उसका ख्याल रखना है। और कोई नहीं ऐसा काम कर रहा है। कोई, हम एकमेव आशा, हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी, ऐसा समझिए आप। दूसरा कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि हमारे लोगों को क्या चाहिए वो प्रोडक्ट बनाते। कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि आज की परिस्थिति ऐसी है तो कौन सा काम करना चाहिए, चलो वो काम करते। लोगों को पहला रख के, इस दुनिया को पहला रख के, पर्यावरण को पहला रख के, दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही। बिजनेस में एनजीओ काम करते रहेंगी, लेकिन वो आपको पता है, बिजनेस में ऐसे अपने लोगों के लिए इस तरीके से प्रोडक्ट को इस तरीके से रखने वाली, काम करने वाले हम एकमेव लोग हैं। हम एकमेव लोग हैं जो हमारे अभी गांव के, तहसील के किसानों के लिए काम करने वाले।
और दोस्तों इस सभी जो प्रॉब्लम है ना, ये सभी 1000 से ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी है और हमारे किसान, ये सभी जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, ये सभी जो प्रॉब्लम, सभी जो इश्यू आपके सामने है ना, उसका एक ही हल है, एक ही सॉल्यूशन है, वो है अपने तहसील की, आपकी ये एमसीएल सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप। आपकी तहसील की जो कंपनी है ना, ये एक में हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर आपके गांव में, आपके शहरों में अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो उसका भी सॉल्यूशन ये है। एजुकेशन, अगर स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन ये है। हर चीज का सॉल्यूशन ये कंपनी है तहसील की। आपको, हम, मुझे, सबको दिन रात अभी सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करना है, और वो काम क्या है? तो वो काम है कि हमें अपने हर तहसील की कंपनी को आगे के 3 साल में 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। उसको आईपीओ में, उसको हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट करानी है, और 10,000 करोड़ की कंपनी वैल्यूएशन बनानी है उसको। 10 करोड़ के आपके 10 करोड़ शेयर है, 1 रुपए के शेयर है, 1 रुपए का वैल्यूएशन के शेयर 1,000 रुपए का करना है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें सॉरी सॉरी क्या मेरी आवाज आ रही है बराबर? आज हमारे तहसीलों में ऑलरेडी 5,000 करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण हो रहा है, जीडीपी का निर्माण हो रहा है, वस्तु वस्तु बेची जा रही है। और हमें क्या करना है? तो हमें सिर्फ उस 5,000 करोड़ में से 600 से लेकर 800 करोड़ का माल बेचना है। आप समझ रहे? ऑलरेडी 5,000 करोड़ का वस्तु और सेवा बेची जा रही है, जबकि वो 30,000 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन आज जो हो रहा है उसमें से सिर्फ 600 से लेकर 800 करोड़, इतना वैल्यूएशन, इतना रेवेन्यू साल का हमें निर्माण करना, बस यही काम करना है। और इसी के लिए क्या करना होगा? इसीलिए वही काम करना होगा जो जो गांधी जी ने किया अपने देश के लिए, और वो था असहकार। असहकार। आपको हमें सिर्फ एक ही प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है, और वो प्रिंसिपल क्या रहेगा कि हमारे गांव में, हमारे तहसील में, हमारे शहरों में जो भी माल बेचा जाएगा, वो कंपलसरी हमारे लोग जो तैयार करेंगे, बस वही होगा। नहीं बेचेंगे। नेस कैफे का 1 रुपए के शाशे, 2 रुपए का शाशे, आपको लगेगा कि नहीं, ये तो क्या, 1 रुपए 2 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसी 1 रुपए से, 2 रुपए से वो नेस्ले 250 लाख करोड़ की, नहीं, 25 लाख करोड़ की कंपनी है वो आज। हमारे यहाँ भी अच्छी अच्छी कॉफी है ना, साउथ में है, हम तैयार करेंगे। हम देखेंगे कि कोई भी मैगी का जो नूडल्स है, कोई भी मैगी है, कोई बेचने की जरूरत नहीं। उससे बहुत बेहतर प्रोडक्ट हमारे देश में तैयार होते हैं, हमारे लोग तैयार करते हैं, हम वो बेचेंगे। और ऐसा नहीं कि हर राज्य में, हर गांव में अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, नहीं। पूरे देश, राष्ट्रीय लेवल पे एक राष्ट्रीय मंच होगा ये एमसीएल का। और उधर जो गिने चुने जो प्रोडक्ट है 15-20 हर क्षेत्र के, वही हम लोग तैयार करेंगे। सभी लोग वही तैयार करेंगे, हमारी महिला बचत गट वही तैयार करेंगे, और फिर कंपटीशन देंगे। और ये प्रोडक्ट इतने बेहतर होंगे कि ये प्रोडक्ट हम यही नहीं, कोई भी कस्टमर, कोई भी अगर उनको लेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, तो उसको पता चलेगा कितने अच्छे हैं। ये उस योगा जैसे होंगे। आज योगा को पूरे दुनिया में सर्वोत्तम ऐसे एक्सरसाइज करके माना जाता है। हर कोई योगा तैयार करता है, योगा ज्वाइन कर रहा है, अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, पाकिस्तान, हर जगह पे वैसे हमारे प्रोडक्ट होंगे। ये जो मैगी होगा ना, मैगी के देश में जाके हमारा मैगी जाएगा, उधर नूडल जाएंगे, और वो इतना सुंदर और इतना ऑर्गेनिक अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा कि लोग हमारा प्रोडक्ट लेंगे। बस यही काम करना है हमें। हमारे प्रोडक्ट सर्वोत्तम है, हमें सिर्फ जरूरत है एक मंच की, और वो मंच है ये एमसीएल। इस मंच के ऊपर हमें, अपने तहसील के ऊपर एक फोकस करना है कि आगे के 3 साल में हमें अपने कंपनी में सभी तरह का माल, हो सकता है वो सिर्फ रुमाल हो, सॉक्स हो, ऑफकोर्स बायोफुल्स तो है, लेकिन सब तरह के प्रोडक्ट्स हमें जल्द से जल्द करने हैं। और इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में कम से कम 20,000 लोगों को आप रोजगार देंगे। इस प्रोसेस में आज हमारे गांव में जितने भी परिवार है, उनके बहुत अच्छा इनकम आप देंगे। जो भी इनकम हम तैयार करेंगे, उससे 10 गुना जीडीपी का निर्माण हमारे इस तहसील में होगा। जो सब प्रॉब्लम है, इससे सॉल्व होंगे। दोस्तों, हमें एक सिर्फ प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है, जो प्लेटफॉर्म इस हमारे
पर्यावरण की रक्षा करें, जो प्लेटफॉर्म जो हमारे लोगों के लिए हो, और बाद में आएगा प्रॉफिट प्रोडक्ट्स। बस ये प्लेटफॉर्म जो मंच किसानों ने, जो गांधी जी ने तैयार किया, बस वैसे ही हमें वो तैयार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी पेट्रोकेमिकल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे पर्यावरण को खत्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वो हम नहीं होने देंगे। हर कोई चीज जो होगी, जो तैयार होगी, जो बेची जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग तैयार करेंगे, वही हम बेचेंगे। और एमसीएल के बिजनेस जो हो गए, एमसीएल के बिजनेस हमेशा लोगों के लिए होंगे, लोग ही इनको करेंगे और हमेशा लोग ही इसको चलाएंगे। जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जो भी फायदा हमारा होगा, हम लोगों को ही देंगे। जिस तरह के आधुनिक हमारे पूर्वजों ने काम किया, हमारे प्राचीन भारत में हो रहा था, बस वैसे ही करेंगे हम काम। और उसके बाद सेकंड फेज आएगा। एक बात देखो, हम सबको अभी ना रात दिन काम करके आपकी कंपनी को आईपीओ तक पहुंचाना दो, दिन रात बस आप वही काम कीजिए। लोग डॉक्टर बनने के लिए 6-6 साल पढ़ाई करते, लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2-2 3-3 साल पढ़ाई करते। हमें सिर्फ इतना महान काम करना है, और एक बार आपने वो आईपीओ किया तो दूसरा फेज चालू हो जाएगा। और दूसरा फेज क्या होगा? फिर दूसरा फेज वो होगा कि जिसमें हमारे फिर तहसील में एक एक इंच में भी अगर खेती है तो उसका कैसे हम लोग फायदा कर सकते हैं, कैसे किसानों को 2 पैसे देते हैं, तो उसका 100% पोटेंशियल पे जाएंगे हम। फिर हर ग्राम पंचायत में एमसीएनजी, एमकोल प्रोजेक्ट हो, या जितना ज्यादा ऑर्गेनिक फूड तैयार करना हो वो करेंगे, एमएसपी प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल हमारे गांव का है, तहसील का है, खेती का है, लोगों का है, वो करेंगे और फिर जाएंगे। और देखो ये फिर आपकी कंपनी, इतना पोटेंशियल है हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में, कि एक एक कंपनी आपकी कम से कम 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ की कंपनी बनेगी। और इसको फिर जितना समय लगेगा उतना लगेगा। पहले आपको 10,000 करोड़ की कंपनी करनी है और बाद में वो करना है। और बाद में इस फेज में होगा वो देश तैयार होगा कि जो देश आज बाहर से 85% ऑयल, क्रूड ऑयल मंगा रहा है, वो देश दुनिया के लिए 30% ईंधन और ऊर्जा बनाएगा। वो देश ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में 100% निर्यातदार होगा। और तब वो वैसे ही हम लोग उसी लेवल तक जाएंगे जिस लेवल पे हम हैसियत रखते हैं। और दोस्तों ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या प्रोडक्ट तैयार करेंगे, क्या बेचेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, इसकी बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं लेता हूं इसकी जिम्मेदारी। आपके तहसील की कंपनी आईपीओ तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। बस आप इसी सिंसियरिटी के साथ, बस आप इतनी लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ बस एक काम कीजिए, अपने लोगों का ख्याल कीजिए। हम लोग जैसे बोलेंगे वैसा आप सिर्फ काम करिए। बस मिलके मिलके हम ना कि सिर्फ हमारे देश को इस ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 के हजारों कंपनियों से हम लोग आजाद करेंगे, लेकिन हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, सबसे बड़ी, जो हम आसानी से बन सकते हैं। और दोस्तों जब हम एक हो जाए ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा काम हमने कल करके दिखाया, और हमेशा किया हमने। दोस्तों प्राचीन भारत में जो ऐसे कुछ चीजें हमने बनाई है ना, जो आज भी विथ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सब कुछ आप करके दिखाइए, नहीं कोई कर सकता। जब अंग्रेजों के गुलाम थे तब भी हम लोगों ने ऐसे काम किए ना जो कोई सोच भी नहीं सकता। माननीय अब्दुल कलाम सर जी ने भी किया, और कल भी हमने वो काम करके दिखाया। अभी अमेरिका, यूरोप, ये सब, ये तो डेवलप्ड नेशंस है, कितने सालों से अभी भी गए ने उस जगह पे जहां हम लोग गए कल। हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये काम कर सकते हैं तो वो काम जो मैं बोल रहा हूं वह तो हमने हमेशा किया है। 90% ऑफ द टाइम हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। हम ये अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हम अपने देश को सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, तो दुनिया का सब महान राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद।